नमस्कार दोस्तों। आज की जो स्टडी हमारी होगी वो एक सेक्टर वाइज यदि देखा जाए तो वह सेक्टर आने वाले समय में एक बड़ी हलचल मचाने वाली है। और वो है सेक्टर जेम्स ज्वेलरी का। फेस्टिवल का सीजन चलने वाला है। और फेस्टिवल के सीजन में पता है ना, चाहे फेस्टिवल्स हों या फिर फेस्टिवल के अलावा जो लगन्स होती है, खास करके लगन्स में मतलब हो गई जो शादी विवाह, ये सारे काम, शुभ लगन की बात किया जाए, इस तरह के स्टॉक काफ़ी चर्चित में रहता है क्योंकि इसका आने वाले समय में जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। इसी क्रम की आज चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने एक बार जेम्स ज्वेलरी को लेकर के एक कंपनी पर स्टडी किया था, वो आप सबने देखा होगा। अब आज की लर्निंग में हम जानेंगे पीसी ज्वेलर्स को लेकर के। इसकी बड़ी बड़ी शोरूम आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी शोरूम्स हैं और शोरूम से होने वाले फ़ायदे नुकसान की चर्चा करेंगे जो कंपनी अपडेट देती है, जहाँ पे ये भी देखा गया कंपनी को लेकर के उनकी पिछले 6 महीने के डेटा के बेसिस की बात करें या पिछले 1 साल तक के डेटा के बात करें तो करीब करीब 500% के नियरली स्टॉक की प्राइस में मूवमेंट चेंज हो चुकी है। तो अपर टू अपर को तोड़ रही है। इसको कहते हैं प्राइस क्रॉस ओवर भी कहते हैं, जो कि अपनी हायर टू हायर को क्या करी, तोड़ देती है, लोअर टू लोअर को टच भी ना करे। इस तरह के स्टॉक की चर्चा करते हैं जिसका नाम है पीसी ज्वेलर्स। देखिए दोस्तों, इसमें देखने को मिला जो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी करीब करीब 5% की उछाल थी और कई बार ये 5% उछाल कई बार गिरावट होती रहती है। फिलहाल हम उस पॉइंट आउट को छोड़ते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखने को यदि हम समरी डेटा पे तरफ नज़र डालें ना, हमारे सामने ये दिखती है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर तो नुकसान में है। भाई यदि नुकसान में है तो इसके पीछे कुछ कारण है क्या? और इसकी इसी वजह से हमारे सामने जो भीड़ दिखती है ना, जो दुकान कहते हैं ना, ज्वेलर्स की दुकान पे कितनी भीड़ है आने वाले समय में। अभी नवरात्रि आने वाला है, फिर दिवाली, धनतेरस, दिवाली और फिर सारे फेस्टिवल, उसके बाद फिर लगन्स का मुहूर्त हो चालू होगा। क्या लगता है यहाँ पे भीड़ कितनी तादाद में है? यहाँ देखा जाए बाकी दुकानें पे यदि भीड़ अर्निंग के बेसिस पे 39 लोगों का, तो शायद यहाँ पे भीड़ कई गुनों की ज़्यादा है, क्योंकि ये बेसमेंट की दुकान बन चुकी है और यहाँ पे जो भीड़ का आंकड़ा कहता है ना, वो शायद समझ में काउंटिंग में नहीं आ पाती, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट कर दिया। फिलहाल इनकी करंट प्राइस करीब 150 के आसपास का था। क्या आने वाले समय में ये 300 से लेकर के 500 तक मूव कर सकती है? ऐसा पॉसिबिलिटी है स्टॉक में, तो हम इसके प्रति जानने के प्रयास करेंगे। साथ में हम R2R को और FT2 को जानेंगे। दोनों एक टेस्ट है जो कि R2R टेस्ट और FT2 टेस्ट को हम प्रयास करें। दोस्तों देखा जाए तो कंपनी को लेकर के यदि हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो करीब कहती है 233% की जंप हो चुकी है। फेस वैल्यू 10 के अकॉर्डिंग इसमें करीब 60% से ज़्यादा की नुकसानदायी देखने को मिला है। आरओसी नुकसान में, आरओई नुकसान में देखने को मिला। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। हायर टू हायर 160 के आसपास टच करने की उम्मीद से था, लेकिन टच कर नहीं पाया। जहाँ पे रेंट रेशियो और रेंट डेट टू इक्विटी के बारे में हम देखें, क्या इसकी वजह से ये तो नहीं जो इसमें निगेटिव का, और क्या करंट रेशियो का क्या अवलोकन कहता है? क्या यहाँ पे कुछ उधार सेल्स है जो कि लंबे पीरियड से चला आ रहा है और या लंबे पीरियड से रिकवरी नहीं हो पा रहा है? ऐसा कुछ सिचुएशन था। इसीलिए चलिए हम R2R में क्या क्या जानेंगे, पीएल को लेकर के और बैलेंस शीट फी, फर्स्ट में रिकन्सिलेशन करते हुए मार्केट की चार्ट की हम अवलोकन। ये दोस्तों यहाँ पे देखा गया कि चार्ट, यदि हम क्वार्टरली बेसिस का चार्ट का अवलोकन करें, हमारे सामने ये निकलती है जून में कुछ नहीं था, अभी जाके काफ़ी ज़्यादा हो गया। जो कंपनी जोर में नुकसान में था, अब जाके प्रॉफिट कन्वर्ट हुई। तो जब प्रॉफिट कोई कन्वर्ट करती है तो मार्केट को ये आशा रहती है जो आगे आने वाले समय में इनकी जो ग्रोथ लेवल है वो अब बढ़ने की चांस ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रिवेन्यू में करीब 500% के आसपास की उछाल आई थी, कंपेरिजन विद द प्रीवियस ईयर्स द सेम क्वार्टर डेटा। जबकि ये भी देखा गया कि यहाँ पे अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। ऐसे यदि हम डेटा की तरफ देखें, एनुअल डेटा में क्या निकल के आती है? एनुअल डेटा में पिछले साल से इसमें गिरावट थी, कंपैरिजन विद इसमें गिरावट थी, लेकिन प्रॉफिट में जहाँ पे नहीं था वहाँ कंपनी के पास लॉस आ रही। तो यहाँ पे एक चिंता की बात है, आखिर कंपनी ने लॉस बुक किया है, क्या इनका कारोबार में कुछ दिक्कत आ रही, या फिर उन्होंने इंटरेस्ट पे पैसा ले करके अपने लोन की वजह से लॉस देखने को, जिसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिला कि नेट प्रॉफिट मार्जिन में करीब 1100% से ज़्यादा की क्या कहती है, गिरावट देखने को मिलता है।
ये कंपनी जो है बेसिकली दिल्ली बेस्ड कंपनी है, करोल बाग सिंध ऑफिस है, और ऐसे ज्वेलर्स की वेबसाइट्स हैं, और ये कहती है कहाँ कहाँ कामकाज करती है। इसके बारे में यदि गूगल फाइनेंस की हेल्प से हम बताएं तो हमारे सामने निकल के आती है जो ज्वेलरी बेस्ड ऑन द दिल्ली न्यू दिल्ली की कंपनी इन द शोरूम की बात करती है, जो कि करोल बाग में पहला शोरूम उन्होंने खोला था, और आज के टाइम में 80 शोरूम इन इंडिया। इट इज़ अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ बिजनेस प्रोम्प्टेड बाय द टू ब्रदर्स। एक दो ब्रदर ने इसको स्टार्ट किया था, और इन ब्रदर ने एक अच्छी खासी ग्रोथ के साथ करीब कहती करीब 80 स्टोर चल रहा है, जो कि 66 सिटीज़ इन द सब 17 स्टेट में इनका कामकाज चलती है पीसी ज्वेलर्स को लेकर के। और इनका होलसेल एंड रिटेल ऑफ द गोल्ड एंड डायमंड्स ज्वेलरी इन इंडिया में कारोबार करती नजर आती है, और सेल्स में कंपनी का सेल। अब समझ में आती है कि यदि 80 स्टोर हैं तो आखिर सेल्स कितना आता है, उस पर हम एक बार नज़र डालने की प्रयास, इसके हिसाब से नंबर बेस। चलिए दोस्तों, देखा जाए कंपनी को लेकर के तो यहाँ पे हमारे सामने ये दिखती है, जो पहले चार्ट में देखिए, चार्ट में क्या करती है, लगातार क्या कर रही है, ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर जा रही है, ठीक ठाक है। तो चलिए यहाँ पे देखने को मिला कि इनका रेवेन्यू को लेकर क्या हुआ। रेवेन्यू लोग के लेकर के लगातार क्या हो रही, बढ़ती है, कहते नहीं, यहाँ तो आकर के गिरावट आ गई, जबकि जून में दोबारा चल गई। मतलब समझ में कुछ बातें आ रही है, तो जून टू जून में क्या इनका ग्रोथ करती नहीं, इससे पहले इन्होंने जून में तो ग्रोथ नहीं किया था, अभी ग्रोथ किया है। तो इनका यहाँ के बाद मुझे देखने को मिलता है 2022 के बाद जो है ना, थोड़ा सा टेंटेटिव थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन तब भी सेल्स बना है, लेकिन सेल्स जून में काफ़ी अच्छा खासा रहा, जिसके बेसिस पे यदि हम देखें अदर सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा खासा रहा है। जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो कुछ है ही नहीं यहाँ पे जून 24 का अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे प्रॉफिट के आंकड़ा में ये देखते हैं कंपनी लगातार नुकसान में चल रही है, और नुकसान में चलते चलते कंपनी एक ही बार में प्रॉफिट आ गई, जबकि यहाँ भी यही आशंका हुई होगी जून 22 के दौरान, तो कंपनी लगातार नुकसान में थी, एक ही बार प्रॉफिट बुक करती, दोबारा प्रॉफिट बुक, दोबारा कंपनी में लॉस का सामना देखना। आखिर लॉस हो कहाँ से रहा है, लॉस का मेन कारण है कहाँ से, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लॉस देखने को मिलता है, और वहाँ पे सस्टेन कर रही है, तो मतलब मार्केट में थोड़ा सा बिल्डअप हो सकती है। जहाँ पे ईयर ऑन बेसिस में हमने क्या समझ कर आएगी, ईयर ऑन बेसिस में हमारे समझ में ये आया जो कंपनी का जो सेल्स था वो करीब करीब 19 तक अच्छा खासा था, लास्ट 4 सालों के डेटा में, 5 साल के डेटा में थोड़ा सा गिरावट के साथ साथ करीब करीब 604 करोड़ तक का लिया, जबकि कंपनी लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रही थी 2021 तक। 22 के बाद इनका नुकसान लगातार चलती रही, और अभी भी नुकसान क्या है, उन्होंने नुकसान को क्या किया है, रिकवरी नहीं किया है, नुकसान अभी भी लगातार चल ही रहा है। नुकसान के पीछे सबसे बड़ी वजह है, तो इनका मेन वजह है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और सेकंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट बर्डन। तो इनकी डिमेरिट की बात करती है, आखिर यदि कंपनी कामकाज करती है तो क्या इन्होंने एक्सपेंसेस के बेसिस पे स्टोर जो खोल रहे हैं बार बार, उसको एसेट्स ना क्रिएट करके एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर, क्या ऐसा तो नहीं आंकड़ा क्या था जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट आई और एक्सपेंसेस को ज़्यादा बुक कर दिया गया हो, इसके बारे में भी हम समझेंगे। जहाँ हमारे सामने ये दिखता है कि हमेशा मैं कहता हूँ कि बुक किया हुआ वैल्यू है, तो आखिर बैलेंस शीट फिगर क्या कहती है इसको लेकर के हमारे सामने ये भी प्रेजेंट आती है, जिनकी बैलेंस शीट फिगर में टाइम टू टाइम के हिसाब से कंपेयर करें तो लगातार क्या रही, सेम प्राइस जोन के आसपास तो शायद नहीं है, वहाँ से थोड़ा सा गिरावट का संकेत देखने को मिला है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में यहाँ पे थोड़ा सा उछाल देखने को मिलता है, किसको लेकर के, कि लायबिलिटीज को लेते हैं। यहाँ पे देखा गया कंपनी का जो शॉर्ट टर्म में था उसमें गिरावट थी, एसेट्स गिरती हुई नजर आई, लेकिन लायबिलिटी में इनका बढ़ती नजर आई, मतलब इसका क्या कहते हैं, वीक पोजीशन की बात करते हैं यहाँ पे। आखिर वीक पोजीशन की बात किस बेसिस पे कर रही है, क्या तो उन्होंने लोन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लिया, और उसी का कारण देखने को मिलता है कंपनी के लोन को लेकर। आखिर हम बोरोइंग्स को लेकर के देखें तो कंपनी के हमारी सबसे पहले नज़र जाते हैं बोरोइंग्स को लेकर, यहाँ पे क्या निकल के आई, यहाँ पे इन्होंने लगातार अपने बोरोइंग्स को इंक्रीज किया है। जब ये इंक्रीज करेंगे तो क्या हो रहा है, इंटरेस्ट के पार्ट काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ रही है, और इंटरेस्ट के पार्ट महंगी होने से क्या होगा, प्रॉफिट का आंकड़ा कम कर देता है, इसकी वजह से तो हमारे सामने जो ये दिखता है फिगर करीब करीब 500 करोड़, कितना 351 करोड़ के आसपास, सबसे पहले 503 505 करोड़ के आसपास का आंकड़ा कहता था, यही हमारे ईपीएस को क्या करता है, इम्पैक्ट डाल के रखता है, जहाँ पे निगेटिव सेंटिमेंट।
अब दूसरी तरफ देखिए, अब इनकी बोरोइंग्स को लेकर के यदि हम एसेट्स की तरफ आंकड़ा करके देखें तो हमारे सामने ये दिखती है, कंपनी के पास जो आज के टाइम में देने के लिए पैसे देने हैं वो करीब करीब 4,300 करोड़ के आसपास का मामले मान लेते हैं। इतना उनके पास क्या बचा हुआ है, इतना इनके पास इन्वेंट्रीज बचा हुआ है, इतना इनके पास गोल्ड ज्वेलरी और क्या बचा हुआ है, डायमंड बचा हुआ है। तो इनको पेमेंट करना काफ़ी आसान है, उसमें कोई चिंता नहीं दिखती। लेकिन कुछ चिंता की बात है, कहते बिल्कुल है। चिंता की बात कहाँ पे छुपी है? चिंता की बात छिपी है इसके अंदर, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। 182 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल है जो उनको मार्केट से लेना है, जिसमें रिस्क भरा होता है। आखिर कौन सी ऐसी पार्टी है जो ज्वेल्स ज्वेल्स जो कि ज्वेलरीज हैं, डायमंड्स हैं, उधार में ले जाती है और उधार का पैसा अटका, और इसका रिस्क यदि हम जान लिए तो शायद कुछ कंक्लूजन हमें निकल जाएगा कि मार्केट को। दोस्तों देखा जाए 110 दिन का एक टाइम फ्रेम है जो कहता है इनके लिए इमीडिएट की बात। एक क्या करता है, जबकि टाइम को इम्प्रूवमेंट करने की वजह टाइम इंक्रीज हो गया, मतलब इनकी जो टीम है रिकवरीज को लेकर के वो पोजीशन से एक्टिवली वर्क नहीं कर पा, ऐसा देखने को मिलती है। कहाँ पे कंपनी में निवेशक की बात करें और उससे पहले देखने को ये मिलती है, यदि हम 182 करोड़ के आसपास का आंकड़ा को इससे मैच करने के प्रयास करें तो ये कहता है 604 करोड़, एक कहता है 182 करोड़, और तीसरा कहता है निगेटिव इज 629 करोड़। इन तीनों नंबर को देखिए, इस तीनों नंबर में इनका नंबर है 505 करोड़ का, वो तो अननेसेसरी का क्या है, लोन की बर्डन की वजह से चल, और आज इनके पास इन्वेंट्रीज हैं तो इसको ख़त्म कर सकते, लेकिन इन्वेंट्री बढ़ाई क्यों गई, प्रॉफिट के लिए। इन्वेंट्री लेंगे, पैसे बेचेंगे, इनके पास प्रॉफिट आएगी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इसके अकॉर्डिंग इतना, इसके अकॉर्डिंग इतना नुकसान। मतलब समझ में कुछ आई? अब समझ में कुछ आई ये बात, तो कंपनी के पास जितना सेल्स नहीं था, सेल्स से ज़्यादा यहाँ पे लॉस देखने को मिलता। कैसे? क्योंकि अब एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मारती जाती है और दूसरा इनका इंटरेस्ट की पार्ट भी इनको दबा रही है। इसकी वजह से जो हमने सामने देखा ईपीएस को लेकर के, जहाँ पे 6 रुपये का उस पर निगेटिव सेंटिमेंट का था, इसके पीछे दो कारण रहा। ठीक है, इसके पीछे दो कारण रहा, पहला इज द बोरिंग्स और दूसरा पार्ट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इन दोनों की वजह से यहाँ पे गिरावट है। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला कि बोरिंग्स को तो कभी पे आउट किया जा सकता है क्योंकि इनके पास क्या है, इन्वेंट्रीज पड़े हुए हैं। इन्वेंट्रीज के अलावा की बात करूँ, इनके पास कुछ और पार्ट, कहती नहीं, इनके पास केवल केवल इन्वेंट्रीज ही पड़े हुए हैं। और एक चीज़ जो था, उनका उधार जो पैसा था वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर पे चल रही है। जहाँ पे हम ईयर एंड ईयर बेसिस पर देखा डेटा को देखें तो हमारे सामने ये दिखती है, जो कंपनी के पास सेल्स में ग्रो नहीं है, सेल्स गिरावट है। स्टॉक प्राइस जो कि प्रॉफिट का आंकड़ा था वो थोड़ी सी सस्टेन करती है, जबकि स्टॉक प्राइस में लगातार करीब करीब एक साल में 453% की उछाल देखने को मिला है, जबकि रिटर्न इक्विटी। मतलब ये इस मार्केट को केवल और केवल क्या कहता है, सेंटीमेंटल पे छोड़ता है। और जहाँ पे यहाँ का सेल्स नहीं था, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, सेल्स चले मान लेते हैं नेगेटिव हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी में उन्होंने कहा कि हमारे पास ये था, और प्रॉफिटेबिलिटी में हमारे पास डिमेरिट क्या देखने को मिला, जहाँ पे 604 करोड़ का टोटल सेल्स था वहाँ 629 करोड़ का लॉस भी बुक करती है। ये इनके लिए एक ज़्यादातर ओवर बर्डन की बात कर रही है, लेकिन कंपेरिजन विद द इन्वेंटर्स इतना ज़्यादा देखने को नहीं है। अब सवाल आता है निवेशक को लेकर के, जहाँ पे निवेशक करीब करीब ये कह सकते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा कंपनी में निवेशक बने हुए हैं, जहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग 54% और रेस्ट होल्डिंग में एफआईडीआई और पब्लिक की भी भूमिका रही है। लेटेस्ट सेंटिमेंटल में देखा जाए तो चेंज और मैनेजमेंट की बात उन्होंने कहा था, अनाउंसमेंट की बात किया था, और अनाउंसमेंट में उन्होंने क्या किया, अपडेट देके कहा कि हमारे पास 67 करोड़ का टैक्स का रिफंड आया है, जो उन्होंने टैक्स, ये कुछ डेटा था। अब इसके अकॉर्डिंग हम कुछ और फैक्ट की तरफ चलें, हमारे सामने कुछ और आएगा तो हम इसको समझ कर रहे हैं। और इसमें एक अपडेट निकल के आई थी, जिसको ने अपने वो दिया था, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया था, और सबमिटरी रिपोर्ट में उनका प्रेजेंटेशन में उतनी बड़ी हमें बड़ी प्रेजेंटेशन देखने को नज़र नहीं आई, लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा लेख उन्होंने लिख रखा है। मैं इसमें एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको समझने में, एक एक पॉइंट को समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, और उसको थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा और एट्रैक्टिव बनाता तो शायद आसान हो सकता। यह एक हमारी तरफ से देखने को मिला।
अब कहते हैं इस स्टॉक को लेकर के हुआ क्या। स्टॉक को लेकर के हमारे सामने ये निकल के आती है जो आजकल स्टॉक में पिछले पिछले कुछ दिनों से यदि हम ट्रेंड की तरह देखा है तो 2019 में ये लिस्टेड के बाद की बात करूं तो करीब करीब 5 साल में 300 करीब 22% के आसपास की जंप हुई। आखिर पीयर्स में कौन है? पीयर्स में टाइटन, कल्याण, पीएन गोल्डीज, सेनकोज, राजेश एक्सपोर्ट और पीसी ज्वेल्स जैसे कंपनी शामिल हैं। और ये कंपनी हमने इसको समझने का प्रयास, यहाँ पे भीड़ का आंकलन तो हमारे सामने नहीं दिखता, लेकिन कंपैरिजन विद अदर कंपनी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि इनका जो ईपीएस पार्ट था उसको क्या किया गया है, दबा के रखा गया है। एक इसको ईपीएस के बेस को हिट करके रखा, दोनों तरफ से दोनों एंगल की बात हमने किया। अब यहाँ पे देखा जाए कंपनी को लेकर के कहते हैं कि फ्लोरिडा रमेश और ये इनकी वेबसाइट्स पे देखने को मिलती है कि बड़ी बड़ी इनके पास ब्रांड्स और इनकी खुद की ब्रांड्स और अलग अलग क्या क्या बेचते हैं। कहते हैं इनके पास वही जेम्स ज्वेलरी और डायमंड का कारोबार करता नज़र आता है, जो कि होलसेल एज वेल एज रिटेल के लिए तो भी इनके पास है। और इनके पास जो ऑनलाइन काम काज देखने को मिलता है कि स्क्वाडर्ड है, ब्लू डार्ट्स हैं, डेली बेलीज वीज़ा और ये सब कुछ ऐसा इनके लिए यहाँ पे ये ऑनलाइन आजकल कारोबार भी चलती नज़र आती है, जिसके लिए डिलीवरी पार्टनर। स्टोर लोकेशन की उन्होंने बात की और बाकी सारे बात को लेकर के कहा है। अपकमिंग कॉर्पोरेट गिफ्ट को लेकर, जहाँ पे कॉर्पोरेट गिफ्ट बांटा जाता है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं। अब समझने के प्रयास करते हैं, जहाँ पे 4-5% की उछाल के साथ कंपनी ने कारोबार किया है, वहाँ पे 1 साल की डेटा इसके वॉल्यूम में क्या हुआ। वॉल्यूम का खेल ये था, जब मार्केट में वॉल्यूम आई, वॉल्यूम मार्केट में क्या हुआ, सेंटिमेंटल बना, क्योंकि सेंटिमेंटल इस स्पेसिफिक से बना आर्यन वाले समय में क्या है, फेस्टिवल्स एंड द मुहूर्त का टाइम आता नजर आता है। इसमें मुहूर्त, लगन बोलिए, मुहूर्त बोलिए और मैरिज बोलिए, शादी विवाह बोलिए, बाकी चीज़ें यहाँ पे निकल के। अब ये डेटा कुछ निकल गया। इसके अलावा हम देखें कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से कुछ और बात करती है, तो कहती कंपनी डिविडेंड 2018 के बाद कुछ दिया नहीं, लेकिन इनकी यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तरफ देखा जाए, यदि स्टैंड लोन डेटा में, तो कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ लेवल दर्शाती है और यहाँ पे उन्होंने ग्रोथ लेवल के साथ सस्टेनेबिलिटी दर्शाती है, कंपेरिजन विद द मार्च 24 से लेकर के जून 24 का डेटा। लेकिन स्टैंड लोन डेटा तो ये कहता है, लेकिन कंसोलिडेटेड डेटा हमारे सामने जब रिप्रेजेंट हुआ था वो कुछ और आंकड़ा हमारे सामने देता था। टोटल ऑन द पॉइंट ऑफ, यहाँ पे टोटल 604 करोड़ तक का ही टोटल डेटा आंकड़ा निकाल के दिया था। और क्वार्टरली बेसिस में कहते हैं करीब 401 करोड़ का आंकड़ा कहती है, कंपेरिजन विद द पिछले क्वार्टर से Q1 Q के बेसिस पे काफ़ी अच्छी सी जंप देखने को मिला था। जहाँ एनालिसिस पार्ट को देखा जाए, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन वाले आइटम्स है, तो वहाँ पे कंपेरिजन विद उसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा जंप किया था, 400%, 150%, 170% के आसपास की जंप था। कहता है ना, गोल्ड खरीदना और गोल्ड खरीदने के बाद या जो सिल्वर खरीदना, उसके स्टॉक को यदि खरीदना, तो आप सोच लिए 1 साल में गोल्ड की कीमत कितनी गई, 400% गई, नहीं गई। 1 साल में सिल्वर की गई, नहीं गई, डायमंड गई, नहीं गई, लेकिन स्टॉक की प्राइस 1 साल में करीब करीब 450% से हायर चली। इसीलिए कहते हैं एफडी और बाकी जो इन्वेस्टमेंट की पार्ट है वो उसमें एक क्षणिक भर का इन्वेस्टमेंट वो पार्ट रिवेन्यू देता है, बट वो सेफ है और यहाँ थोड़ा सा रिस्क के साथ साथ कारोबार देखने को मिलता है, जहाँ रिस्क फैक्टर के साथ काफ़ी सारा पैसा भी बनता नजर आता है। तो चलिए एक नज़र डालेंगे हम इसकी गोल्डन रूल की तरफ, क्या कहना चाहिए। जिन लोगों ने यहाँ पे लिया वो अभी तक बैठे हुए हैं, वो ठीक है, नहीं तो जिन्होंने सेंटिमेंटल को लेकर के बिकवाली क्या, उनके लिए तो क्या होगा नुकसान का सौदा बना होगा। अब आते हैं मार्केट की गोल्डन रूल लाइक करते हैं। ये जो है ना गोल्डन लाइन है, ये यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर है, जहाँ पे आप बॉटम की तरफ अपनी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन रिस्क ले सकते हैं और बाकी आप अचीवमेंट को लेकर के दिखा जा सकता है। और यदि मार्केट आपके उस टेबल के आसपास पहुँचती है, एक्सपेक्टेशन है और उसके बाद ही मार्केट चल रही है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। यदि नहीं है, नियर अवार्ड जा करके उसको क्या किया जा सकता है, तोड़ करके दोबारा मार्केट में यदि अच्छी लगे तो दोबारा सस्टेन किया जा सकता है। तो आज के स्टॉक लर्निंग में हमने यही गोल्डन रूल के बारे में समझा और कंपनी का नाम था पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड, जिसके हमने कहा कि 300 से लेकर जाना कायम हो सकता है, क्योंकि इनका जो डेटा देखने को मिला वो केवल दबाव की वजह से है और दबाव इसकी वजह से था जहाँ पे इन्होंने लोन काफ़ी ज़्यादा लिया था और एक जगह से इन्होंने हिट किया। दोस्तों मैं किसी भी स्टॉक को लेकर के ना ट्रेडर्स हूँ ना कोई एडवाइजर की बात कर रहा हूँ, ओनली एज ए लर्नर। यदि हमारी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ वैल्यूबल्स मिलता है, वैल्यू मिलता है,
आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बेटर लर्निंग अवेयरनेस एजुकेशन हैं। मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों।